नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube परिवार डॉक्टर कुलदीप बारडा में। साथियों, हम एनटीए यूजीसी नेट हिंदी के पाठ्यक्रम की पहली इकाई हिंदी भाषा और उसका विकास का अध्ययन कर रहे हैं। टारगेट जेआरएफ की सीरीज में अब हम पहुंच गए हैं शब्द रचना पर। आज की इस कक्षा का हमारा मुख्य विषय है उपसर्ग, जिसको अंग्रेजी में प्रीफिक्स कहते हैं। इस कक्षा के हमारे जो प्रमुख बिंदु रहने वाले हैं उनमें उपसर्ग क्या होते हैं, संस्कृत के कौन कौन से उपसर्ग हैं, हिंदी के कौन कौन से उपसर्ग हैं, उर्दू अरबी फारसी के कौन कौन से उपसर्ग हैं, अंग्रेजी के कौन से उपसर्ग हैं। इसके अलावा उपसर्ग के समान जो संस्कृत के अवयव हैं वो कौन कौन से हैं, उपसर्ग का सारा निचोड़ हम आज केवल एक ही कक्षा में निकाल लेंगे। तो आइए बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं उपसर्ग। उपसर्ग को समझने से पहले हमें शब्द रचना को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि शब्द क्या होते हैं अगर हमें यही नहीं पता तो उपसर्ग को नहीं समझ पाएंगे। इसलिए पहले शब्दों को समझो। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहा जाता है। इससे पहले हमने वर्ण की कक्षा में वर्ण, ध्वनि, स्वनिम ये सब कुछ पढ़ लिया है। वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहा जाता है। इसके अलावा व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं। वैसे देखा जाए तो शब्दों के अलग अलग प्रकार से भेद होते हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं व्युत्पत्ति की। व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के 3 भेद हैं। उनमें रूढ़, यौगिक और योगरूढ़। कौन कौन से 3 हैं? रूढ़, यौगिक, योगरूढ़। इनसे संबंधित भी प्रश्न लगभग प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ये जो रूढ़, यौगिक, योगरूढ़ है, इनके बारे में भी आगे हम बात करेंगे। वैसे देखा जाए तो मूलतः व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के 2 ही भेद होते हैं, रूढ़ और यौगिक। क्योंकि योगरूढ़ अर्थ की दृष्टि से, जो योगरूढ़ शब्द हैं वो अर्थ की दृष्टि से रूढ़ ही होते हैं। आपको ये ध्यान रखना है। इसलिए रचना की दृष्टि से यौगिक और योगरूढ़ समान होते हैं। अर्थ की दृष्टि से बात करेंगे, जो योगरूढ़ हैं वो रूढ़ ही होते हैं। अगर हम रचना की दृष्टि से बात करते हैं तो यौगिक और योगरूढ़ एक समान होते हैं, एक जैसे ही होते हैं। रूढ़ वे होते हैं जिनके हम खंड नहीं कर सकते, अतः रचना में यौगिक ही रह जाते हैं जिनसे हम शब्द रचना करते हैं। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। यौगिक शब्दों की रचना 3 प्रकार से होती है। हम बात कर रहे हैं यौगिक शब्द। जो यौगिक शब्द होते हैं उनकी जो रचना होती है वो 3 प्रकार से होती है, और उन 3 में पहला नाम है उपसर्ग, उसके बाद में प्रत्यय, उसके बाद में समास। उपसर्ग क्या होते हैं? वे शब्दांश या फिर आप अक्षर कह सकते हो जो किसी भी शब्द के पहले लग करके उसमें विकार पैदा कर देते हैं, उसको विशेष बना देते हैं, वो उपसर्ग होते हैं। और प्रत्यय में उपसर्ग का उल्टा है, वे शब्द के पीछे लगते हैं। समास की हम आगे बात करेंगे। अब हम उपसर्ग को थोड़ा सा विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। उपसर्ग जो है वो 2 शब्दों से मिलकर बना है, उप और सर्ग। उप जमा सर्ग, इन दोनों शब्दों से मिलकर के उपसर्ग बनता है। उप का अर्थ होता है समीप या निकट, पास होना। किसी भी चीज का, किसी भी वस्तु का पास होना, उसको हम उप कहते हैं। जैसे उप कप्तान, उप प्राचार्य, यानी कि वो प्राचार्य के पास है, वो कप्तान के पास है, बिल्कुल जो नजदीक होते हैं उनको ही उप कहा जाता है। साथ में बात करते हैं सर्ग की। सर्ग का अर्थ होता है सृष्टि करना, निर्माण करना, उसको बनाना। अब देखो, अब इसका जो सृष्टि का अर्थ है किसी शब्द के समीप आकर के नए शब्द का निर्माण करना, यही क्या होते हैं? उपसर्ग। यानी कि वे शब्दांश जो किसी शब्द के पास आकर के उसमें विकार उत्पन्न कर देते हैं, वही उपसर्ग होते हैं। जो शब्दांश
शब्दों के आदि में जुड़कर। आदि का अर्थ होता है शुरुआत में जुड़कर, ये आपको ध्यान रखना है। आदि होता है शुरू में, ठीक है। कई बार हम ये सोच लेते हैं आदि का मतलब तो पुराना होता है, यानी कि आदि का सही अर्थ होता है जहां से कोई भी चीज प्रारंभ हो रही है, आरंभ हो रही है, उसको हम आदि कहते हैं। यानी कि जो शब्दांश शब्दों के आदि में जुड़कर उनके अर्थ में कुछ विशेषता लाते हैं, कुछ विशेष बनाते हैं, उनको वही उपसर्ग कहलाते हैं। एक उदाहरण के माध्यम से उपसर्ग को समझते हैं। हार शब्द का अर्थ होता है प्राजे। आपको ये जो हार शब्द यहाँ पे नजर आ रहा है, इसका अर्थ होता है प्राजे। जब भी कोई दो आपस में ताकत भिड़ रही हैं तो एक की हार निश्चित है, तो इसलिए उस हार का अर्थ तो है प्राजे। किंतु इसी शब्द में अगर हम प्र शब्दांश, ये जो प्र दिखाई दे रहा है, ये शब्दांश जोड़ दें तो नया शब्द बनेगा प्रहार। क्या होगा? प्रहार, जिसका अर्थ होता है चोट करना। अर्थात हार मूल शब्द था, प्र जो हमने उपसर्ग, जो हमने शब्दांश इसमें जोड़ दिया है, उसका अर्थ ही बदल गया। वो हार से क्या हो गया? प्रहार, किसी पर चोट करना। इसके अलावा अगर हम प्र की जगह पे आ जोड़ देते हैं हार में, तो आहार हो जाएगा, और आहार का अर्थ होता है भोजन। सम जोड़ देंगे आ की जगह पे, तो क्या बन जाएगा? संहार। संहार होता है विनाश, किसी का भी हम विनाश कर सकते हैं। इसके अलावा वि जोड़ने से विहार बन जाएगा। विहार का अर्थ होता है घूमना। तो यहां आपने देखा, एक मूल शब्द था हार, उसमें हमने आगे कुछ अलग अलग शब्दांश का प्रयोग करके देखा। उसके बाद में सब अलग अलग ही शब्द बन रहे थे, उनका अर्थ भी अलग ही निकल रहा था। तो इसी प्रकार से वे शब्दांश जो शब्द के आगे जुड़ करके उसका अर्थ बदल दें, उसी को उपसर्ग कहा जाता है। उपयुक्त उदाहरण में जो हमने अभी उदाहरण देखा था, उसमें प्र, आ, सम और वी का अलग से कोई अर्थ नहीं होता है, क्योंकि सही बात यही है कि उपसर्ग का अलग से कोई भी अर्थ नहीं होता, किंतु जिस शब्द के साथ जुड़ेंगे उसका अर्थ ये बदल देते हैं। परंतु हार शब्द, जो हार मूल शब्द था, उसके आदि में जुड़ने से उसके अर्थ में इन्होंने परिवर्तन कर दिया है। इसका मतलब हुआ कि ये सभी शब्दांश हैं, और ऐसे शब्दांशों को ही उपसर्ग कहा जाता है। यहाँ तक आपको उपसर्ग अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम हिंदी में जो प्रचलित उपसर्ग हैं, उनको अलग अलग प्रकार से विभाजित करके देखते हैं। सर्वप्रथम संस्कृत के उपसर्ग, जिनकी संख्या 22 होती है। उसके पश्चात हिंदी के उपसर्ग, इनकी संख्या 13 है। उर्दू, जो अरबी फारसी के शब्द होते हैं, उर्दू को बनाते हैं, उनके उपसर्ग, जिनकी संख्या हम लगभग 19 पर चर्चा करेंगे। अंग्रेजी के उपसर्ग हैं, इनकी संख्या भी आप नोट कर लो, 6 पर हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा उपसर्ग के समान प्रयुक्त होने वाले संस्कृत के अवयव हैं, लगभग ये 10 हैं। तो अब देखो आप, 22 और 13, उसके बाद 19, फिर 6 और 10, कुल मिलाकर के जितने भी उपसर्ग प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, चाहे वो शिक्षक भर्ती हो या किसी भी प्रकार की भर्ती हो, जहां पे हिंदी व्याकरण आता है, उसमें उपसर्ग पक्के मिलते हैं, और इनसे बाहर कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। आपको ध्यान रखना है, ये जो मैंने संख्या लिख दी, इन उपसर्ग पे अच्छे से रट्टे लगा लेना। इस वीडियो में सारे उपसर्ग हम विस्तार से समझेंगे। अब हम शुरुआत करते हैं संस्कृत के उपसर्ग से। सर्वप्रथम यहाँ पे क्रम संख्या है, उसके बाद में उपसर्ग है, उसके बाद में उस उपसर्ग का जो अर्थ निकलता है वो लिखा हुआ है, और अंत में इस उपसर्ग से जो भी शब्दों का निर्माण होता है वो लिखे गए हैं। सर्वप्रथम अति उपसर्ग है। अति उपसर्ग, इसका जो अर्थ होता है वो होता है अधिक, और उसके बाद में अति से हम जितने भी शब्द बनाएंगे, उनमें देखो अत्यंत बनेगा, अतिरिक्त बनेगा, और भी बहुत सारे शब्द आप अति जहां भी उपसर्ग लगाओ, आपको ये ध्यान रखना है, अति लगता है और उसके बाद में जो शब्द है, ऐसे नहीं कि कोई भी उठाया और रख दिया,
उस शब्द का अर्थ निकलना चाहिए, उसके बाद में ही उपसर्ग उसके साथ लगेगा। तो यहाँ जो आपको अत्यंत दिखाई दे रहा है, इसमें कहीं अति नजर नहीं आ रहा, लेकिन आप इसका विच्छेद करोगे, इसको तोड़ दोगे बीच में से, तो क्या हो जाएगा? अति जमा अंत। क्योंकि इसका जो मूल शब्द है वो अंत है, और अति हमने इसमें उपसर्ग लगा दिया है, इसलिए इसका जो शब्द क्या बन गया? अत्यंत। ठीक है। अगला देखो, अधि। अधि का जो अर्थ होता है वो है ऊपर कह लो या फिर श्रेष्ठ कह लो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे उपसर्ग हैं जिनका अर्थ लगभग आपको एक समान ही नजर आएगा। आप ये मत सोचना कि इसका अर्थ तो ये है, आगे चल करके और जो उपसर्ग आएंगे उनका अर्थ भी वही होगा। उपसर्ग के अर्थ काफी मिलते जुलते हुए मिलेंगे, लेकिन आपको ध्यान रखना है उपसर्ग जिस शब्द के साथ में हम शामिल करेंगे, जोड़ेंगे, उस शब्द का अर्थ जरूर निकलना चाहिए, नहीं तो वो उसके साथ में नहीं जुड़ पाएगा। अधि में देखो, अधिकार बना लिया। इसके अलावा और भी बहुत सारे आप शब्द ऐसे निर्माण कर सकते हो। हमने सिर्फ यहाँ समझाने की कोशिश की है कि ये जो उपसर्ग हैं किस प्रकार से इनसे शब्दों का निर्माण होता है। अगला है अनु। अनु में देखो आप, इसका जो अर्थ है वो होता है पीछे या समान। अनु से जो उपसर्ग बनते हैं उनमें अनुसार, अनुचर, आपको साफ साफ यहाँ पे अनु और उसके बाद वाला अनु भी नजर आ रहा है। जैसे आपको अत्यंत में अति नजर नहीं आया था, लेकिन यहाँ पे समझाने की ज्यादा जरूरत नहीं है, साफ आपको नजर आ रहा है। इसके बाद में जो शब्द बन रहे हो देखो, अनुसार, अनुचर। अनु उपसर्ग से पहले क्या थे? सार और चर, इनका भी अर्थ निकलता है, ये भी साथ साथ ध्यान रखना है। अगला है अप। अप का अर्थ होता है बुरा या हीन। अप से आप जितने भी शब्द बनाओगे उनमें जैसे अपकार है, अपमान है। अगला है अभी। अभी का अर्थ होता है या तो सामने, या फिर चारों ओर, या फिर पास। जैसे अभिनय, जो एक्टिंग करते हैं ना हीरो, एक्टर, उसको बोलते हैं अभिनय। कोई भी पात्र जो रंगमंच पर जाकर के अपना अभिनय दिखाता है, अपना कौशल दिखाता है, अपनी एक्टिंग दिखाता है, उसी को अभिनय कहा जाता है। अभियान, जैसे सफाई अभियान चल रहा है। अगला है अव। अव का अर्थ होता है हीन या नीच। अवतार, अवगुण। अवतार भी बना सकते हैं इससे, अवगुण भी बना सकते हैं, और भी बहुत सारे शब्द बनेंगे जो आप बना सकते हो। अवगुण से पहले क्या था? गुण। अवतार से पहले क्या था? तार। इस प्रकार से आप ये देख सकते हो। आ उपसर्ग, ये संस्कृत के उपसर्ग हैं, ये भी ध्यान रखना है। तक और समेत। आ से जो बनेगा उसमें आक्रमण बन गया, आजीवन बन गया। बहुत सारे आपको ऐसे भी नजर आएंगे जिनमें साथ में प्रत्यय भी जुड़ते हैं। मूल शब्द जैसे इसमें क्रम है, इसमें प्रत्यय भी जुड़ा हुआ है और उपसर्ग भी जुड़ा हुआ है। आजीवन, जीवन में उपसर्ग जुड़ गया, आजीवन बन गया। उत। उत में देखो आप, इसका जो अर्थ होता है ऊंचा, श्रेष्ठ या ऊपर। उत से जो भी शब्दों का निर्माण होता है, उत्पत्ति, उत्तम। आप एक काम करना, जो भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, इन उपसर्ग के साथ साथ जैसे दो दो, लगभग एक या दो तो यहाँ पे शब्द बना रखे हैं, इसके अलावा जो भी आपके दिमाग में आए कि इनसे ये भी शब्द बन सकते हैं, उन सभी शब्दों का कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ताकि और भी साथी सीख पाएंगे, हम भी समझ पाएंगे कि इसके अलावा भी कौन कौन से शब्द बन रहे हैं। तो कोशिश यही करना है। जैसे यहाँ पे ये उद है, उद में हमने ऊपर उत्कर्ष, उद्गम बना दिया, उद्भव बना दिया। इसके अलावा जो शब्द आपको पता हो कि ये भी बन रहे हैं, आप उनको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। अगला है उप। उप का मतलब निकट या गौण होता है। इसमें उपदेश, उपहार। अगला उपसर्ग है दुर, जिसका अर्थ होता है बुरा या कठिन, दुर्जन, दुर्दशा।
अब मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी करवाऊँ क्योंकि बहुत सारे उपसर्ग हैं, बहुत लंबी ये वीडियो हो जाएगी। आपको समझ में तो आ गए होंगे, अब जल्दी जल्दी इनको देख लो। दुष इसका अर्थ है बुरा, कठिन, दुष्कर, दुस्साहस। निर्म का अर्थ होता है बिना, बाहर, निषेध, निराकार, निर्गुण। निष्का रहित, पूरा, विपरीत, निश्चित, निस्तार। नि का निषेध अर्थ है, अधिकता भी अर्थ है, नीचे भी अर्थ है, निवारण करना, निषेध। जैसे यहाँ धूम्रपान करना निषेध है, इसकी बीमारी का निवारण करो। ठीक है। परा, परा का अर्थ होता है उल्टा, पीछे, पराजय, परामर्श। परि, परि अर्थात आसपास। जैसे आपने पर्यावरण के बारे में पढ़ा था, पर्यावरण में परि उपसर्ग लगा, परि जमा आवरण। ठीक है। आसपास, चारों तरफ, परिजन और परिमाण। 18वां है प्र उपसर्ग, जिसका अर्थ होता है अधिक, आगे। इससे जो शब्द बनते हैं उनमें प्रकृति, प्रस्थान। प्रति का उल्टा होता है, सामने होता है। जैसे आप फोटोकॉपी करवाते हो, उनको प्रतियां भी बोलते हैं, उनकी फोटोकॉपी आप कह सकते हो। तो इसका जो शब्द बने हैं वो प्रत्यक्ष हैं, प्रति जमा अक्ष। ठीक है। प्रतिकूल, वी, वी का अर्थ होता है भिन्न या विशेष, विदेश, वियोग, विपर्लंब। ठीक है, इस प्रकार से आप बना सकते हो। सम में उत्तम, सात, पूर्ण, संगम और संभव। अब आपको यहाँ पे सम नजर नहीं आ रहा, संगम का आप विच्छेद करो, सम प्लस गम। संभव का विच्छेद करो, सम प्लस भव। इसी प्रकार से संसार का विच्छेद, लेकिन संसार में सम प्लस सार, हाँ ये भी बनता है, संसार भी आप बना सकते हो। सु, सु का अर्थ होता है अच्छा, अधिक, सुगम, सुशिक्षित, यानी कि अच्छा पढ़ा लिखा। ये तो थे संस्कृत के लगभग जो 22 उपसर्ग हैं, आप इन पे एक बार रट्टे लगा लो। आइए अब हम पहुंचते हैं हिंदी के उपसर्ग की तरफ, जिनकी संख्या केवल 13 है। हिंदी में सबसे पहले ए का अर्थ होता है अभाव, निषेध। जो नकारात्मक शब्द होते हैं उनके आगे आपको लगभग ए मिलता है। अपवाद हो सकता है, लेकिन लगभग की हम बात करेंगे तो ए जो उपसर्ग लगा होता है वो नकारात्मक के लिए ही होता है। इसमें अछूता, अटल। अन से अभाव और निषेध ही होता है, ये भी। अनपढ़, अनमोल। कैसे, बुरा, हीन। इसका जो शब्द बन रहा है कपूत, यानी कि पूत का कपूत। सपूत तो अच्छा हो गया, कपूत पूरा लड़का हो गया। चोट करना, कचोट। ठीक है। कु का बुरा, कुचक्र, कुचाल। इस प्रकार से आपको जो भी याद आते जाए, साथ साथ आप कमेंट करते रहना कि इसका ये भी बनेगा। आपको इस प्रकार से बनाना है। ए उपसर्ग से हम ये शब्द बना सकते हैं, कु से ये बना सकते हैं। दु, दु का अर्थ होता है कम या बुरा, दुबला, दुलारा। नि, कमी, यानी कि किसी चीज की कमी हो, जैसे निकम्मा, निडर। अगला है औ या औ, औ या औ। ये दो उपसर्ग हैं, इनका अर्थ होता है हीन या निषेध। इसमें औघर, औशर। ठीक है, इस प्रकार से शब्दों का निर्माण हो सकता है। भर का अर्थ होता है पूरा, जैसे भरा पूरा। भरपेट, ज्यादा भोजन खा लिया, भरपेट भोजन कर लिया, उसी प्रकार से पूरा हो गया। तो भरपेट। भरसक, यानी कि जितना प्रयत्न इससे किया जा सकता था उतना इसने कर लिया, भरसक प्रयत्न की बात करते हैं। सु का अर्थ होता है अच्छा, सुजान, सुडौल। अध, आधा, जैसे अधमरा, अधपका। ठीक है। ऊन, उन का अर्थ होता है एक कम, यानी कि जो भी संख्याएं होती हैं उनसे एक कम। जिस प्रकार से 49, 59, हम इनको बोलने में काफ़ी अशुद्धियाँ करते हैं। 49 को 49 बोल देते हैं। ठीक है। 59 को 59 या फिर कुछ और ही। 59, 69 में भी हमें पता नहीं चलता। 79, 89, 69, 59, इनको भी अच्छे से नहीं पता चलता कि कौन सी संख्या क्या है। आप इनको भी हिंदी में एक बार अच्छे से जरूर पढ़ लें।
पर जो उपसर्ग है इसका अर्थ होता है दूसरा और बाद का। इससे जो शब्द बन रहा है परलोक परोपकार। इसके बाद में बिन, बिना निषेध, बिन बादल, बिन ब्याह। बिन ब्याह भी देखो, ब्याह के आगे उपसर्ग लग गया बी, बिन, तो क्या बन गया? बिन ब्याह, जो कवारों के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से हिंदी के भी आपके 13 जो उपसर्ग हैं उन पे भी आप रट्टे लगा लेना। रट्टे लगाने का मतलब ये है कि अलग अलग पुस्तकों से पढ़ोगे, कभी वो पुस्तक उठाओगे, कभी वो वीडियो देखोगे। एक ही वीडियो देख लो, आप किसी भी टीचर्स की देख सकते हो, या फिर आप वीडियो नहीं देखना चाहते, किसी भी एक पुस्तक को उठाओ, उनमें जो उपसर्ग है इनके एक बार नाम और अर्थ याद कर लो। उसके बाद में जितने भी शब्द बनते हैं आप बनाने की कोशिश करो। ये नहीं है कि आज पढ़ लिया कल पढ़ लिया, जैसे परीक्षा नजदीक आती है भूल जाते हैं। आपको करना ये है कि एक बार में इतना मजबूती के साथ पढ़ लो, बार बार पढ़ने की आवश्यकता ही ना पड़े। क्योंकि जैसे परीक्षा नजदीक आती है हम उठाते हैं, थोड़े से रट्टे लगा लिए, पढ़ करके परीक्षा दे आए, उसमें भी एक आधा गलत हो गया, उसके बाद में छोड़ देते हैं। यानी कि मेरे कहने का अर्थ है, जो कुछ भी मैं करवा रहा हूं एक साथ इतना मजबूत करके चलो। जैसे इससे पिछली कक्षा में मैंने एक वर्ण का चैप्टर करवाया है, जो यूजीसी नेट की जो सीरीज चल रही से थोड़ा सा हटकर है वो। उसमें हमने वर्ण के बारे में कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं छोड़ा है जो प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता हो। सभी प्रश्नों का निचोड़ एक ही वीडियो में, लगभग वो 40-45 मिनट के आसपास की वीडियो है। सारे प्रश्न, सारा जो वर्ण का चैप्टर है एक में ही समाहित कर लिया। इसी प्रकार से उपसर्ग में जितने भी पूछे जाते हैं सारे उपसर्ग हमने इसमें समेट लिए हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूं, एक वीडियो अच्छे से देख लो या फिर एक पुस्तक अच्छे से पढ़ लो, बार बार समझने पढ़ने की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आइए अब हम चलते हैं आगे। उर्दू, जो कि अरबी फारसी से उपसर्ग आए हैं, उनके बारे में पढ़ लो। अब हम देखते हैं उर्दू अरबी फारसी के उपसर्ग। यहाँ एक शब्द दे रखा है उर्दू। आपको ये बताना है कि उर्दू किस भाषा का शब्द है। इससे पहले मैंने पूछा था हिंदी किस भाषा का शब्द है, उसका सही उत्तर फारसी होगा। कुछ विद्यार्थियों ने अरबी भाषा को, कुछ ने हिंदी को, कुछ ने संस्कृत को, लेकिन ज़्यादातर जो साथी थे उन्होंने फारसी पर ही निशान लगा रखा था। इस प्रकार के जो प्रश्न हैं, आप चैनल पर जब विजिट करोगे, डॉक्टर कुलदीप बारडा नाम से जो चैनल है, इसकी कम्युनिटी में जाओगे ना, तो वहाँ आपको प्रश्न मिलेंगे बहुत सारे। वहाँ जाकर के आप अपना मूल्यांकन कर सकते हो कि हमने जो कुछ भी पढ़ा है, हमारे अंदर कितना दमखम है। बिल्कुल आसान आसान वहाँ आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। आप सिर्फ वहाँ पे टिक करके वोटिंग के माध्यम से अपना जवाब दे सकते हो। बहुत सारे प्रश्न वहाँ पे आसान आसान मिलते हैं, जो लगभग परीक्षाओं में पहले आए हुए हैं, वही प्रश्न वहाँ पे दे रखे हैं। तो आइए अब हम देखते हैं उर्दू के उपसर्ग। सबसे पहले अल। अल का अर्थ होता है निश्चित। कोई निश्चित जगह है, निश्चित चीज है, उसको अल कहते हैं। आप ये जो विदेशी शब्द हैं, उर्दू है, अरबी है, फारसी, हम इनकी बातें कर रहे हैं। जैसे कई बार हम बोलते हैं ना अलबत्ता या फिर अलमस्त, ये इनके शब्दों का निर्माण हो रहा है। कम, कम का अर्थ होता है थोड़ा, कमजोर, कम वक्त। आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, कम वक्त में जो ख है इसके नीचे भी नुक्ता आएगा। नुक्ता आप समझ रहे हो, ये जो डॉट दिखाई दे रहा है, ये जो बिंदु है, इसको नुक्ता कहते हैं। ऊपर नीचे इधर उधर लगता है, इसका बहुत ज्यादा महत्व है। लगभग आप उर्दू अरबी फारसी की बातें करोगे तो अगर आपने ऊपर नीचे इधर उधर लगा दिया है, नहीं लगाया, तो पूरे शब्द का ही अर्थ बदल देता है। जैसे एक जगह पे हमने देखा था कि उर्दू में जो नुक्ता है वो खुदा को जुदा बना देता है। जैसे खुदा लिखते हैं, सिर्फ ये बिंदु ऊपर चली जाती है, फिर उसके बाद में जुदा लिखेंगे तो बिंदु नीचे आ जाती है। तो सिर्फ एक नुक्ते से ही खुदा का जुदा हो सकता है। तो आप ये देखो, एक छोटा सा डॉट पूरे शब्द का ही परिवर्तन कर देता है। अगला है खुश। खुश होता है अच्छा, यानी कि खुश रहना। खुशबू, खुशखबरी, इनके नीचे भी आप जो ख आपको नजर आ रहे हैं, यहाँ नुक्ता लगा लेना, क्योंकि टाइप करते समय नुक्ता मुझे यहाँ पे कुछ में मिल रहा था, कुछ में नहीं मिल रहा था, इसलिए नहीं लग पाया।
उसके बाद में गैर, गैर होता है निषेध के लिए, ठीक है। गैर हाजिर, गैर हाजिर के अलावा गैर कानूनी, जैसे हाजिर होना, गैर उसके उल्टा हो गया गैर हाजिर होना। कानूनी रूप से उल्टा कर दो गैर कानूनी रूप से, ठीक है। दर, दर में होता है में या फिर भीतर, इसके अर्थ हैं, इससे उपसर्ग बनाओगे। दरअसल, दर हकीकत, ये सारे शब्द जो हैं वो उर्दू, फारसी, अरबी में ही इस्तेमाल होते हैं। काफ़ी बार हम जो क्षेत्रीय हमारी भाषाएं हैं, खासकर हरियाणवी में इनका प्रयोग कर लेते हैं। ना, ना में अभाव, किसी चीज़ का अभाव होता है उसके आगे ना उपसर्ग लग जाता है। जैसे नाराज, नालायक। एक तो होता है लायक, एक होता है नालायक। बच्चों को कहते हैं ना, एक बेटा तो लायक है, एक नालायक है, किसी भी काम का नहीं है। एक होता है राज, उसके बाद में नाराज। आप इनको बोलोगे ना, जहां भी नुक्ता लगा हुआ ध्यान रखना है, सीधा ऐसे नहीं बोलना जैसे नाराज, नहीं नाराज। ये जो जय आप बोल रहे हो, यहाँ गूंज उत्पन्न होनी चाहिए, जनकार होनी चाहिए, तभी आप नुक्ता को सही से उच्चारित कर पाओगे। अगला है फिल या फी, इसका अर्थ होता है में या प्रति। फिलहाल, फी आदमी, ठीक है। फिलहाल, इसमें फिल आपको जो दिखाई दे रहा है वो लगा हुआ फी आदमी, यानी कि नुक्ता, इसको इस प्रकार से बोलने के लिए आप सोच रहे हो हम कैसे समझ पाएंगे कि इसके नीचे नुक्ता लगेगा, इसके नीचे नहीं लगेगा। तो आप कुछ अपने माइंड में ही इनको, जिसको लगाना है नहीं लगाना है, उसके लिए अंग्रेजी में लेके चले जाओ। अंग्रेजी में जैसे कै जो है आपका, अगर के से शुरू हो रहा है तो नुक्ता नहीं लगेगा। यही कै अगर क्यू से स्टार्ट हो रहा है तो उसमें नुक्ता लगेगा। जैसे कयामत में क्यू से स्टार्ट होता है, ठीक है। कासिम लिख दिया, कादिर लिख दिया, ये क्यू से स्टार्ट होते हैं। KADIR कादिर नहीं लिखते, वो QADIR लिखते हैं, तो वहाँ आपको नुक्ता लगाना पड़ेगा। इसी प्रकार से जो अन्य हैं, आप जय की बात करोगे, जे से स्टार्ट हो रहा है नहीं लगेगा, और कई बार जेड से, जैसे ये जो जेड होता है इससे स्टार्ट करते हो तो वहाँ नुक्ता लगता है। जैसे जहीर, जहीर में ZAHEER, तो नुक्ता लगेगा। उसी प्रकार हम गै की बात करते हैं। अकेला जी आ गया नहीं लगेगा। GH आ गया, जैसे गुलाम में GHULAM, GH आ गया तो वहाँ नुक्ता लगेगा। इसी प्रकार से आप फै की बात करोगे, PH से फै बन गया तो नहीं लगेगा। अकेला एफ से बना तो वहाँ उसके नीचे नुक्ता लग जाएगा। तो ये कुछ बातें आपको समझ में आ रही होंगी, ठीक है। तो इसी प्रकार से आप इनको अपने माइंड में अंग्रेजी में लेकर चले जाओ, वहाँ आपको ये समझ में आ जाएंगे। आगे देखो, बै, बै का अर्थ होता है और या अनुसार, बनाम बदौलत। जैसे मैच होते ना, भारत बनाम पाकिस्तान, इसके लिए दौलत बदौलत, उसकी वजह से। अगला है बा, सहित या वाले, बाकायदा, कायदे सहित। बाइज्जत बरी कर दो, इज्जत के साथ, इज्जत सहित बरी कर दो। इस प्रकार से ये उपसर्ग बोले जाते हैं। लगभग आप देखोगे जो हमारी कोर्ट कचहरी होती हैं, उनमें अब भी जो तहसीलदार हैं, पटवारी हैं, वो इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। ये लगभग उर्दू फारसी के शब्द आपको अभी भी कोर्ट कचहरी में देखने को मिल जाते हैं। अगला देखो, बद, बद होता है बुरा, बदनाम, बदकिस्मत, ठीक है। एक है बर, ऊपर, पर, बाहर, ये इसके अर्थ हैं। इनसे जो शब्दों का निर्माण हो रहा है, बर्दाश्त करना, बर्खास्त करना, ये इनके शब्द बन गए। एक है बे, बे का अर्थ होता है बिना। इससे जो शब्द बन रहे हैं उनमें बेईमान है, बेइज्जत है। इसके अलावा कई बार हम एक शब्द का प्रयोग करते हैं, वो नहीं होता, और वो शब्द ये होता है बेफिजूल। कई बार कहते हैं ना, बेफिजूल की बातें मत करो।
अरे बेफिजूल नहीं होता, वो अकेला फिजूल ही होता है। बेफिजूल नाम का कोई शब्द ही नहीं होता, क्योंकि फिजूल की बातें मत करो, इतना ही काफी है। ठीक है, फिजूल से ही नकारात्मक चला जाएगा। तो ये जो बेफिजूल है ये कोई शब्द नहीं होता, ध्यान रखना। अगला है बिल। बिल का अर्थ होता है के साथ, बिल्कुल। हाँ, यहाँ एक शब्द आ गया। लगभग हम हिंदी वाले क्या करते हैं, बिल्कुल को आधा लय लिखते हैं, जो गलत होता है। बिल्कुल पूरा लय ही आएगा, क्योंकि ये विदेशी शब्द है। हम जो गलती करते हैं वो गलत है। ये पूरा बिल उपसर्ग से बनता है, इसलिए बिल्कुल पूरा लय आएगा, बिल वजह है। ठीक है। इसके बाद में अगला देखो, बिला। बिला में बिना, बिला वजह है, बिला शक। ये उर्दू के हैं, आप सोचो कि बिना वजह है, नहीं। आप उनमें जाओगे तो इनका यही अर्थ होता है। बिला वजह भी शब्द होता है, बिला शक भी होता है। ला की बात करोगे, रहित, यानी कि उसके बिना, उसके रहित। लापरवाह, यानी कि परवाह नहीं करता, बहुत ज्यादा लापरवाह हो गया हो, वो खुद का ही ध्यान नहीं रखता। लाइलाज, जिसका कोई इलाज ना हो, ला इलाज। ठीक है। सर, सर मुखे, सरताज, सरदार। आप देखो यहाँ पे सरताज ताज के आगे लगा दिया, सरदार दार के आगे लगा दिया। सर उपसर्ग ये भी अरबी फारसी उर्दू का ही है। हम का अर्थ होता है समान या साथ वाला। जैसे हम उमर, हमदम, हम सफर, हम वतन। ठीक है। हर का अर्थ होता है प्रत्येक, हर दिन, हर साल, हर बार, यानी कि हर जहां लगेंगे प्रत्येक के लिए ही प्रयुक्त होगा। इस प्रकार से ये उर्दू फारसी के लगभग 19, आपको यहाँ 18 नजर आ रहे हैं, लेकिन ऊपर एक में ही 2 थे, इसलिए हमने 18-19 जो उपसर्ग का अध्ययन किया है ये भी आपको समझ में आ गए होंगे। इनको एक बार नहीं, दोबारा एक बार रिपीट करके देख लेना। और इसकी जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। डॉक्टर कुलदीप बारडा नाम से जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लें। वो जितने भी वीडियो की ये पीडीएफ्स हैं वो पीडीएफ आपको सारी वही मिल जाएंगी। आइए अब हम आगे देखते हैं अंग्रेजी के उपसर्ग। आइए अब हम अंग्रेजी के 6 उपसर्ग को अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि इन 6 उपसर्ग के बाहर अंग्रेजी के उपसर्ग आपकी परीक्षाओं में नहीं पूछे जाते हैं। इनमें सर्वप्रथम सब। सब जैसे SUB, आपने काफी बार देखा होगा। सब इंस्पेक्टर, सब जज की हम जो बातें कर रहे हैं, इंस्पेक्टर होता है उसके अधीन उससे नीचे वाला जो होता है उसको सब इंस्पेक्टर ऐसा ही कहते हैं। इसी प्रकार से डिप्टी का अर्थ भी सहायक ही होता है। डिप्टी कलेक्टर, कलेक्टर का जो सहायक है उसको डिप्टी कलेक्टर बोलेंगे। डिप्टी मिनिस्टर, मिनिस्टर का जो सहायक है, जैसे डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो हमारे उप मुख्यमंत्री जी हैं दुष्यंत चौटाला जी, वो क्या है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं। तो आपको ध्यान रखना है डिप्टी मिनिस्टर का सहायक है, जैसे मुख्यमंत्री का सहायक उप मुख्यमंत्री। अगला है वाइस। वाइस का अर्थ भी सहायक होता है। इसमें वाइस चांसलर है, वाइस प्रेसिडेंट है। जब कोई प्रधान बनता है, ठीक है, उसका उप प्रधान होता है, उसको वाइस प्रेसिडेंट बोल देते हैं। इसके अलावा राष्ट्रपति के लिए भी प्रेसिडेंट लागू होता है, उसमें वाइस प्रेसिडेंट उपराष्ट्रपति होता है। आपने देखा होगा जो भी यूनिवर्सिटीज होते हैं, अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, जो यूनिवर्सिटी सेंटर के अधीन है, उसका जो चांसलर होता है वो राष्ट्रपति होता है। इसके अलावा जो राज्य की स्टेट यूनिवर्सिटीज होती हैं उनका चांसलर होता है राज्य का गवर्नर। इसके बाद में जो उनकी देखभाल करने वाले वाइस चांसलर होते हैं वो वीसी कहलाते हैं, और यहाँ इसलिए ही वो सहायक हैं, मुख्य नहीं है। ठीक है। जनरल की बातें करोगे तो ये होता है प्रधान, जैसे जनरल मैनेजर, जनरल सेक्रेटरी। चीफ की बात करोगे प्रमुख, जैसे आर्मी चीफ है, आपने सुना होगा। चीफ मिनिस्टर है, चीफ इंजीनियर है,
सबसे जो प्रमुख है हम उसकी बात कर रहे हैं। हेड की बातें करोगे, हेड होता है मुखिया, स्कूलों में आपने सुना होगा हेड मास्टर, हेड क्लर्क। तो ये आपके अंग्रेजी के 6 उपसर्ग थे, लगभग हम प्रयोग करते हैं, हमारी जो भाषा है उसमें ये शामिल हो चुके हैं। तो आइए अब हम बात करते हैं उपसर्ग के समान संस्कृत के जो अवयव हैं उनकी, उसके बाद में आज की कक्षा का समापन यहीं हो जाए। उपसर्ग के समान प्रयुक्त होने वाले संस्कृत के अवयव लगभग हम 10 की बात करेंगे। तो इनमें पहला है अधः। इसका अर्थ होता है नीचे, जैसे अधः पतन, अधोगति, अधोमुखी, ठीक है। उसके बाद में अंतः है, भीतरी, अंदरूनी, अंतःकरण, अंतःपुर, जैसे किसी राजमहल के अंतःपुर में, उसके अंदर वाले हिस्से में। ए का अर्थ होता है अभाव, अशोक, अकाल, अनीति, ठीक है। चिर, बहुत देर, चिरंजीवी, जैसे आपने देखा होगा जिसकी शादी होती है उसमें जो शादी का कार्ड छपता है वहां चिरंजीवी लिखवाया जाता है, यानी कि काफी लंबी आयु के लिए, ठीक है, चिरंजीवी। चिरकुमार, चिरकाल। पुनर, इसमें नीचे हलंत है, अंत में लगा हुआ इसलिए मैंने हलंत बोला है, बीच में होता तो ये हलचिन कहलाता। पुनर का अर्थ होता है फिर, पुनर्जन्म, पुनर्लेखन। इसके अलावा बहिर, बहिर होता है बाहर, बहिर्गमन, बहिर्जगत, बाहरी जगत की बात। सत होता है सच्चा, सज्जन, सत्कर्म, सदाचार, सत्कार्य। आपको इस प्रकार से जो नजर आ रहे हैं, जैसे सत में सज्जन कहाँ गया, आप सज्जन का संधि विच्छेद करोगे, सत जमा जन, तो इस प्रकार से आपको समझ में आएगा, हाँ इसमें उपसर्ग सत ही छिपा हुआ है, ठीक है। पुरा, पुरा का होता है पुरातन, पुरातत्व, पुरावृत्त। सम, समान, एक जैसा, समकालीन यानी कि उसी समय का। समदर्शी, समकोण, बराबर बराबर कोण की हम बातें कर रहे हैं। सह, साथ होना, सहपाठी, सहयोगी, सहचर। तो आज आपको ये सारे उपसर्ग समझ में आ गए होंगे। आपसे आशा करता हूं कि वीडियो आपको जरूर अच्छी लगी होगी, तो लाइक जरूर कर देना, साथ में कमेंट्स करके भी बताना अच्छी या बुरी जो भी आपको लगी है। इसके अलावा जितने भी उपसर्ग हमने यहाँ पे किए हैं उनके जो अलग से आपको शब्द आपके दिमाग में आ रहे हों, तो प्रत्येक का आप उपसर्ग का नाम भी लिखना, उससे जितने भी आपसे शब्द बनाए जा सके उनका कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब देना है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली कक्षा में प्रत्यय के साथ। जय हिंद, जय भारत।